लास्ट क्लास हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस किए थे। कौन कौन से फंक्शन उसमें से ऐसे होते हैं जो बाउंडेड होते हैं? बाउंडेड तो वही होते हैं। कौन कौन से साइन होते हैं? कंटिन्यूस कौन कौन से होते हैं? और बाकी सारे किस में बनते हैं? जितने भी डिसकंटिन्यूस होगा उन सब में ही बेसिक फ्रूट बनेंगे, है ना? तो बेसिक फ्रूट किस में नहीं बनेगा? जो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस कौन कौन है? साइन है। फिर आप लोगों को ये डिस्कस किया था, साइन एक्स का ग्राफ मुझे आता है और अगर मुझे साइन x/2 का ग्राफ बनाना हो तो क्या करूँगा? उल्टा करना है। एंगल को अगर डोमेन को अगर डिवाइड करते हो तो x एक्सिस पे एंगल को और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो उसको आप लोग, अब ये जो हमारे ग्राफ हमने फाइंड किया उसको आप लोग सोल्यूशन में कैसे यूज करने वाले हैं? जैसे अगर आपको बोला जाए sin x is equal to x/10 तो मुझे पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करो। अब आज तक आप लोगों ने पूरी एक डीपीपी जिन्होंने भी कर रखी है, मुझे पता नहीं कितने लोग कर रखे हो तुम लोग, तो जिन्होंने भी कर रखा है उनको पता है कि भाई सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पहुंचना कहाँ पड़ता है? वैल्यूज तक। एक बार वैल्यू मिलेगा फिर मेरे पास आप सबका फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने का। पर वैल्यूज तक पहुंचने के लिए उसको सिंप्लीफाई भी तो करोगे। सिंप्लीफाई तो तब करोगे ना जब दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते होंगे। जैसे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसा है
एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या अलजेब्रिक और ट्रिको के बीच में कोई फॉर्मूला पॉसिबल है? तो फिर यहाँ फॉर्मूला लगा के वैल्यू तक पहुंचोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं वैल्यू तक पहुंच सकता था, मुझे ऐसे दिया होता sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 तो वैल्यू तक पहुंच जाता, क्योंकि दोनों किसको बिलोंग करता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री नाम की फैमिली है उसको बिलोंग करे तो उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। ये दोनों अलग अलग फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन मिल ही नहीं सकता। और सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है और एक मेरा ऐसा ग्राफ, अब मैं आपको पूछूं कि दोनों कर्व के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? कितने सॉल्यूशन है? 3। सॉल्यूशन का मतलब क्या? ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, तो कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है? 3। तो ये एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन और ये एक सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन हुए? 3। करेक्ट। तो अगर आप लोगों के पास दोनों अगर सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसको आप सिंप्लीफाई करके अगर वैल्यू तक पहुंच सकते हो तो मुझे ग्राफ की जरूरत नहीं है। पर अगर दोनों डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का आपके दो ही ऑप्शन है। पहला या तो ग्राफ, दूसरा या तो रेंज। रेंज का मतलब है जैसे अगर कोई मुझे पूछे कि sin x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस या x प्लस 1/x, मुझे कोई पूछे इसका रेंज फाइंड करने तो मैं बोलूंगा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? नॉट पॉसिबल। अगर रेसिप्रोकल होता है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और sin का रेंज -1 वेरी गुड। भाई इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, इन दोनों का कभी मिला ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिला? क्योंकि sin x की खुद की रेंज क्या है? मतलब आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लोगे, इसका रेंज किसके बीच में आएगा? ये 1 से बड़ा कभी ना -1 से छोटा हो सकता है। बट ये कंसेप्ट हम लोग अब तो बहुत बार डिस्कस कर चुके। दुनिया का कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। ये सबको पता है ना? पता होना चाहिए। दुनिया का हर नंबर फिर वो x प्लस 1/x हो, sin x प्लस 1/sin x हो, log x प्लस 1/log x हो, कुछ भी हो, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होगा या तो -2 से छोटा होगा। तो ये आपका 2 से बड़ा होगा या तो -2 से, तो जब तो इसका रेंज और इसके रेंज के बारे में तो मैच ही नहीं हो रहा है ना? ये 1 से बड़ा हो नहीं सकता। ये चालू ही कहाँ से होता है? 2 से होता है। ये -1 तक जाता है और ये चालू कहाँ से हो रहा है? -2 से छोटी वैल्यू। इसका मतलब कि एक फंक्शन -1 और 1 के बीच में रहता है, एक फंक्शन 2 से चालू होके कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक, या तो -2 से चालू होके कहाँ तक जाता है? तो क्या इनके बीच में सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आ जाता है, सबसे पहले अगर रेंज से काम कर सकते हो तो रेंज से काम करते हो। अगर रेंज से आपको पता चल जाता है कि भाई दोनों मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मैच नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्टली लिख के आ जाओगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट जहां पर रेंज से नहीं फाइंड कर पाओगे, जैसे अभी इसमें रेंज से कैसे फाइंड करोगे? sin x का रेंज और 1/10 का रेंज -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि इसको मैं रेंज से पता, तो फिर आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, आपको अब ये करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली इन्होंने आपको ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है sin x नाम का और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू x/z नाम का। मुझे इन दोनों को इकट्ठा करवाना है। ये दोनों तो एक दूसरे के पास नहीं जाने वाला, अपने को इकट्ठा करवाना पड़ेगा। इकट्ठा करवाने का मतलब है कि मुझे दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके ये पता करना पड़ेगा कि कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ग्राफ आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर sin x का ग्राफ ड्रॉ करें, कैसा ग्राफ होता है sin x का? कंटिन्यूस, कब एंड होता है? नहीं होता, चलता रहता है। ये चलता रहेगा। करेक्ट। 0 पे 0, π/2 पे 1। अब ये सब ग्राफ तो मुंह पे होना चाहिए आप लोगों के, तभी बात बनेगी।
तो 5/2 ये वैल्यू, 5 ये वैल्यू, 3/2 ये वैल्यू, 2 ये वैल्यू, ये वैल्यू करेगा वो इस तरफ -5/2 -5 -3/2 -2 -5/2 -3/5 और कंटिन्यू इनफाइनाइट बन जाएगा। किसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने? साइन एक्स का। अब उसके ग्राफ पेपर पर मुझे ड्रॉ करना है y = x/10। अच्छा y = x/10 का ग्राफ किसका होगा? किसका ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। तो कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। भाई बेसिक एक में चीजें थोड़ी बहुत आती होगी, आप लोगों को पढ़ के आए हो। तो कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। तो थोड़ी बहुत चीजें आप लोग आनी चाहिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए तो बस मैं आपको बोलूं कि 2x - y = 6, इसका ग्राफिक लाइन बनेगा। तो उससे कैसे पता चला आपको लाइन बनेगा? तब क्या रीजन होगी? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब जहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन देगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? तो अभी तक क्या था कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले ग्राफ ड्रॉ किया होगा, बट उसके अंदर आपको पूरा टेबल बनाते थे जिसमें x की थोड़ी वैल्यूज लेते थे, y की थोड़ी वैल्यूज लेते थे, ऐसे करते थे ना। और बहुत बड़ी बेवकूफी थी। क्यों करते थे मुझे पता नहीं, क्योंकि लाइन बनने के लिए आपको चाहिए कितने पॉइंट? तो फिर भी 4-5 पॉइंट लेके सर क्यों रहा है ना? तो जरूरत ही नहीं है आपको। आप सिर्फ 2 पॉइंट से लाइन तो बना सकते हो। और वो भी जब 2 पॉइंट ही कंसीडर करना है तो आप क्या करोगे? वो भी सबसे इजीएस्ट 2 पॉइंट कौन से होंगे? एक एक्स एक्सिस और एक एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0? तो अगर मैंने y को 0 रखा तो x कितना आएगा? 3। तो यहाँ का पॉइंट क्या हो गया? 3,0। और y एक्सिस पे कौन 0? x 0 तो y की वैल्यू -6, तो -6 यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरा लाइन बन गया। ये मेरा किसका लाइन हो गया? 2x - y = 6। तो अब के बाद साइंस वाले बच्चे हो तो बेवकूफियां मत करना कि भाई 4-5 पॉइंट की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे? कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लो। एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए किसको 0 ले लोगे? y को। और y एक्सिस के लिए किसको 0 ले लेना? 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे, आपका लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, वापस यहाँ जाओ। y = x/10 लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है तो क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर क्या? अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? कैसे पास होगा? क्योंकि जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता है वो लाइन हमेशा कहाँ से पास होगा? लाइन या दुनिया का कोई भी कर्व अगर जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं है वो हमेशा कहाँ से पास होना है? ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन से क्यों पास होगा? कांस्टेंट नहीं होने का मतलब क्या हुआ? x को 0 रखोगे तो y भी 0 होगा। जैसे कोई मुझे पूछे कि 2y² + x का ग्राफ कहाँ से पास होगा, तो मैं सोचूंगा ये बोल दूंगा भाई ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, काफी बच्चों को कांस्टेंट और कोएफिशिएंट के बीच में भी कंफ्यूज होता है। ये 2 कांस्टेंट है कि कोएफिशिएंट? +5 लिखता हूँ तो जिसमें कांस्टेंट नहीं है वो कहाँ से पास होगा? तो ये भी कहाँ से पास होगा? ये 10 कांस्टेंट है कि कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट है। तो इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो कंफर्म है कि पास कहाँ से होगा? ओरिजिन। अच्छा, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो भी वापस 2 पॉसिबिलिटी, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है और सेकंड और। अब वो कैसे डिसाइड करें? सेम साइन। भाई कैसे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रहा है? तो सेम साइन। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दोनों मतलब, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही। यहाँ पर एक नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव। तो दोनों की साइन जब ऑपोजिट होगी तो सेकंड फोर्थ से पास होगा। जब दोनों की साइन सेम होगी तो यहाँ पर एक अगर पॉजिटिव होगा तो y भी, एक अगर नेगेटिव होगा तो y भी। तो मुझे अब ये कंफर्म हो गया कि ये लाइन है जो ओरिजिन से पास होगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है। क्लियर? तो अब
अब जब ओरिजिन से पास होगा और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, और वो देखने के लिए अब आपको रेंज पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। sin x की रेंज क्या है? -1 से 1। sin x को किसके साथ जमा करना है? दोनों को एक ही जगह पर पहुंचाना है, और sin x किसके इक्वल दिया है? x/10। x/10 को किसके बीच में होना पड़ेगा? अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो x/10 को किसके बीच में होना पड़ेगा? तो x को किसके बीच में होना पड़ेगा? कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर किसी रेंज में इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? रेंज के बाहर क्या होगा? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अगर x अगर -10 से 10 से आगे बढ़ा, जैसे 11 लिया, तो अगर आप यहाँ पर 11/10 रखो तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, ये तो स्वयं 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो इसके बाद कभी सॉल्यूशन नहीं देंगे। वो सॉल्यूशन देंगे तो सिर्फ किसके बीच में देंगे? -10 और 10 के बीच में ही सॉल्यूशन देंगे। करेक्ट? आपका जो ग्राफ है पूरा पाई के फॉर्म में है ना, हमने पूरा किसके टर्म में लिखा है? पाई की रेडियन में वैल्यू कितनी? 3.14। पाई की दो वैल्यू होती है, पाई की रेडियन में वैल्यू कितनी? 3.14। पाई की डिग्री में वैल्यू डिग्री, तो पाई 3.14 है। ये 3.14 इंटू 3 करता हूँ तो 9.42 तक जा रही है, सही है ना? और अगर इस तरफ देखूंगा तो -9.42। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये समझ में आ चुका है कि अगर इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो सिर्फ किसके बीच में मिलेगा? इसके बाद ये सॉल्यूशन नहीं देने वाला। तो अब मैं ये चेक करने की ट्राई कर रहा हूँ कि -10 और 10 के बीच में ये लाइन और ये ग्राफ कितनी जगह पर एक दूसरे को मीट करते हैं? कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करें? किसके बीच में? -10 से +10। ये कितना है? -9.42 -3.14 इंटू 3 ना, तो -9.42। तो -10 के आगे जस्ट होगा, यहाँ पे होगा अप्रोक्स। आपको यहाँ पर वो पेपर पेंसिल और ग्राफ पेपर लेके नहीं बैठना होता है, तो देंगे नहीं आपको ना जरूरत है। इस तरफ बीच से थोड़ा आगे होगा, तो इसके बीच में वो इंटरसेक्ट करने वाले कहाँ से कहाँ तक? -9 से 10 के बीच में। करेक्ट? अच्छा, -10 जब मैं -10 रखूंगा तो मेरा लाइन एग्जैक्टली क्या आंसर दे रहा होगा मुझे? इसको अगर आप -10 रखोगे तो क्या आंसर देगा? -1। और जैसे आप -10 से आगे जाओगे तो ये -1 से छोटी वैल्यू देगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा। इस तरह जब 10 रखोगे तो क्या आंसर देगा? 1। 10 रखोगे तो आंसर क्या देगा? 1। उसके बाद वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइन तो 1 के अंदर ही रहता है और -1 से ऊपर रहता है, तो इसके बाद वो इंटरसेक्ट नहीं होने वाला। तो इसके बीच में बस यहाँ से मैं लाइन बनाना चालू करता हूँ, और कहाँ से पास करवाना है? ओरिजिन से। ऐसा कुछ बच जाएगा? लाइन का खुद का कोई एंड तो होता नहीं है, बस इसके बीच में उसने इंटरसेक्ट किसकी बात की? 1 2 3 4 5 6 7 इसके साथ इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके सॉल्यूशन कितने देंगे? कब करेक्ट करना पड़ेगा ये सब कुछ आपको? स्पेसिफिकली जब दो अलग अलग फैमिली को बिलोंग करने वाले लोगों को जमा करने की ये बात करेंगे तो दो ऑप्शन है क्वेश्चन करने का। पहला, रेंज, अगर रेंज पे हो जाएगा तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, राइट? रेंज पे कब हो जाएगा? जब आप लोगों का LHS का रेंज और RHS का रेंज मैच ही ना, तो अगर मैच ही नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। यहाँ पर मैच कर रहा है, इसका भी -1 से 1 है सॉल्यूशन, मतलब रेंज, और इसका सॉल्यूशन, इसका रेंज तो -1 से 1, और ये तो -∞ से लेके देखिए में कहीं ना कहीं होगा ना -1 और 1, तो दोनों के बीच में कहीं तो मिल सकते, कहाँ मिल सकते हो वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर?
और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वापस वैसे कोई आप लोग को ग्राफ पेपर वर्क लगने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट सही होगा तो ग्राफ ऐसे भी बन जाएगा। क्या है समझ में? वो पूछेंगे मतलब ये वैल्यू ढूंढने के लिए फिर आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं पूछेंगे आप लोगों से ये पूछेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। मॉड्यूल निकालिए सब लोग और प्रीवियस क्वेश्चन निकालिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 29। डाला? अब देखो 29 क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus 2 tan x इक्वल टू पाई बाई 2। किसके सॉल्यूशन फाइंड करना है? x plus 2 tan x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कौन सी रेंज में? 0 to 2 पाई के बीच में। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? ये कौन सा फैमिली को बिलोंग करता है? ये तो क्या दोनों के बीच में कोई फॉर्मूला हो सकती है? तो इसका पहले क्या ग्राफ या तो फिर रेंज। अब इसको क्या करने का आपको दोनों फैमिली को अलग अलग कर देना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक को अलग कर लो, अलजेब्रिक को अलग कर लो। ये अलजेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नो हो गया। एक बार मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? y इक्वल टू 2 tan x का, और एक बार मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x का, या तो फिर x प्लस y इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है। अब y इक्वल टू 2 tan x का ग्राफ कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस डिस्टेंस। कहाँ पर है छोड़ बनता है? सारे 90 के ओड मल्टीपल पे। क्यों सारे 90 के ओड मल्टीपल पे? वहाँ पर cos 0 हो जाता है। और 10x होता है क्या? sin x बाई। ये पहला एसिम्पटोट कहाँ से पास हो रहा है? माइनस पाई बाई 2 से। उसके बाद से एसिम्पटोट पाई बाई 2 से। उसके बाद से एसिम्पटोट 3 पाई बाई 2 से। उसके बाद से 5 पाई बाई 2 से। करेक्ट। 10x कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? ऑलवेज इंक्रीजिंग या पार्शियल इंक्रीजिंग? ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा। ये पाई बाई 2, ये पाई, ये तो 0, और 3 पाई बाई 2 से जब ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? अब यहाँ पर आपको सिर्फ रेंज किसके बीच में चाहिए? इसके आगे वाले मेरे कोई काम के नहीं। ये काम का है और यहाँ तक काम का है ना? ये किसका ग्राफ है? 10x का। किसका ग्राफ है? मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें फर्क पड़ेगा? एंगल डिवाइड बाई 2 नहीं होगा। एंगल डिवाइड बाई 2 तब होता है जब आप डोमेन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो। आपके डोमेन को जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो एंगल डिवाइड होता है। डोमेन को डिवाइड करते हो तो एंगल मल्टीप्लाई होता है। जब आप पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके रेंज को फर्क पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? रेंज को। 10x का रेंज क्या होता है कोई भी एंगल के लिए? माइनस इंफाइनाइट से 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी रेंज को क्या फर्क पड़ेगा? 2 tan x का ग्राफ कैसे दिखेगा? समझ आया? 2 sin x का ग्राफ कैसा दिखेगा? ये जैसे sin x का ड्रॉ किया। अगर 2 sin x का ग्राफ बनाना होता, अगर मुझे सपोज 2 sin x का ग्राफ बनाना होता तो इसमें क्या चीज है? माइनस 1 उसकी जगह पर और यहाँ पर
ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 10x से 10x वैसे भी इनफाइनाइट तक जाता, क्या फर्क पड़ता है उस पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए किसका ग्राफ हो गया 2 10x, किसका ग्राफ हो गया। अब किसका ग्राफ बनाना है, लाइन का ग्राफ बनाने के कितने पॉइंट चाहिए, 2। एक बार x एक्सिस पर, एक बार y एक्सिस के लिए किसको जरूरत है, x को 0 पर, तो y कितना है pi/2, मतलब फिक्सर से 0,1.57, जैसे 0,1.57 3.14/2 कितना हो जाएगा 1.57। और x एक्सिस के लिए किसको जरूरत है, y को जरूरत है, तो x कितना होगा pi/2, तो वापस तो ये वाला pi/2 है ना, यहीं से पास होगा, करेक्ट। ये पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा, ज्वाइन करोगे आप, कहां तक ले जाना है, कहां तक ले जाना है 2 पाई तक, कहां तक ले जाना है आपको 2 पाई तक। 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कितनी जगह इंटरसेक्ट होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 3। आपको वही पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, बस 3 आंसर आए समझ में। अब ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अगर ग्राफ नहीं आता है, बस नहीं आने वाली कोई बात नहीं, क्या नहीं आने वाले ग्राफ। जैसे उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है 28, देखो ना 28 क्वेश्चन, देखो 28 क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों को बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसके बीच में सॉल्यूशन फाइंड करना है, mod cot x इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x। तो सॉल्यूशन किसके बीच में चाहिए, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, जिसमें 0 और 2 पाई को इंक्लूड करना है ना क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है तो सारे सेम ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ग्राफ की जरूरत नहीं है, बट मुझे मोड हटाने की जरूरत है, क्योंकि मोड जब तक नहीं हटेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व कोई नहीं। मोड हटाना है, तो मोड कैसे हटता है, और मोड कहाँ हटता है, मतलब कहाँ पे, अगर आपको पूछे कि मोड ऑफ x-1 कहाँ ब्रेक होगा, बात हो चुकी है सारी बातें। हाँ, मोड एग्जैक्टली वही ब्रेक होता है जहाँ पर मोड के अंदर का टर्म 0 हो जाता है। ये कहाँ 0 बन रहा है, ये लीनियर इनइक्वालिटी टाइम पर एक को डिस्कस कर चुके थे, कहाँ पर 0 बन रहा है, तो 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो क्या मुझे मोड की जरूरत है, नहीं है। तो हम क्या करते थे, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्यों, y इक्वल टू डायरेक्टली x-1 हो जाएगा। मोड क्यों हट गया, क्योंकि x की वैल्यू 1 से जब बड़ी वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, मोड क्या करता है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोड का तो काम ही नहीं है ना पॉजिटिव था। पर अगर x अगर 1 से छोटा रखोगे तो x के अगर 1 से छोटी होगी तो नेगेटिव का आंसर देगा, बट आंसर कैसा आना पॉजिटिव। तो उस केस में जब मोड हटेगा तो क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आ रही थी, आपको आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, मोड ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पर भी मोड हटाना पड़ेगा। तो ये चेक कर लो कोड कहाँ पॉजिटिव होता है और कोड कहाँ नेगेटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कोड पॉजिटिव होता है। दो केस ले लो, एक 0 से पाई के बीच, 0 से pi/2 के बीच में है, या तो फिर पाई से लेके कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये दोनों में कोड क्या होता है, तो मुझे मोड की जरूरत नहीं है, तो फिर मोड की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टली क्या लिखोगे,
कोटेक्स मोड की जरूरत है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा कोटेक्स इक्वल टू कोटेक्स प्लस मतलब कोसेक एक्स ये कोटेक्स तो कोसेक एक्स किसकी इक्वल है जीरो कब होता है कोसेक एक्स का जीरो होता है नहीं उसकी रेंज भी नहीं है कोसेक एक्स की रेंज क्या होती है जीरो होता है ये वाला पॉसिबल ही है इसका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कभी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं इसको हटा लेते हैं अब केस 2 लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट बच गया पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में हो पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो या तो फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में हो तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड है उसमें फोर्थ क्या होता है तो मोड हटेगा तो माइनस कोटेक्स इक्वल टू कोटेक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स राइट ये कोटेक्स को उस तरफ ले जाऊंगा -2 कोटेक्स मतलब -2 कोसेक्स बाई साइन एक्स और इस तरफ ये तो समझ आया सबको तो ये तो समझ आएगा ये सबको समझ आया -2 लगा के 2 लगा कोटेक्स सेकंड और फोर्थ में आपको आंसर क्या चाहिए था पॉजिटिव क्यों चाहिए था और हमें था इसलिए नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा क्लियर है क्या मैं दोनों तरफ से साइन एक्स को कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में तो मुझे पता है कि जीरो नहीं होगा हम कैंसिल कब नहीं कर सकते जब हमें पता ना हो कि जीरो है कि इसमें तो कंफर्म है कि डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं होगा तो फिर -2 कोसेक्स इक्वल टू 1 तो कोसेक्स इक्वल टू माइनस आप कौन कौन से क्वाड्रेंट सेकंड है फोर्थ तो फोर्थ में तो फोर्थ नेगेटिव हो भी नहीं सकता तो इस रेंज इसमें भी कभी उसका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्या होता है जिसमें कि इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट आपको पूछना क्या था इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जिसका एक ही सॉल्यूशन अच्छा वो सॉल्यूशन कौन सा होगा इसमें पूछा तो आराम से फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ नेगेटिव 1/2 होता है 180 -60 ना सेकंड में जाना है तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो आंसर कितना हो जाएगा 1 RS1 में स्टेप वाइज कर लोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे बहुत आराम से किसी को डाउट मोड हटाना समझ आया जैसे उसको ऊपर का देखो 27 क्या पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए किसका इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं जो मैं लिख रहा हूँ उसको कौन सा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है पावर एक्सपोनेंट मतलब क्या पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर इन सब की बातें एक ही होती है राइट नीचे कांस्टेंट हो पावर में वेरिएबल तो उसको कौन सा फंक्शन बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या करें दोनों को सेम बनाने की ट्राई करोगे इसका तो ग्राफ भी नहीं आता आपको आता है इसलिए सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे दोनों सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आ जाए एक sin स्क्वायर x और दूसरा तो cos स्क्वायर x को आराम से sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते कोई भी एक में कन्वर्ट कर 81 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 30 करेक्ट अरे ये जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 81 sin स्क्वायर x ऐसे लिख इसका थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल चाहिए तो कैसे लिखा 81/81 रेज़ टू
साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसे। कैसे ऐसे लिखिए पावर अलग अलग हो जाएगा और नेगेटिव पावर कहाँ जाती है डिवाइड में, इसलिए मैंने उसको क्या लिख लिया 1/81 sin i। अब थोड़ा इजी करना होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा इजी करना होगा तो लेट 81 आपकी प्रॉब्लम में 81 sin स्क्वायर एक्स है ना, आप तो उसको क्या मान लो एक नहीं मान सकते, वेरिएबल एक ऑलरेडी यूज हो रहा है, आप कुछ भी मान सकते हो और एक नहीं मान सकते, बाकी कुछ भी मान सकते। 81 sin स्क्वायर एक्स को क्या ले लेते हैं t, का पूरा इक्वेशन क्या बना t plus 81/t इक्वल टू 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल टू 0। करेक्ट, फैक्टराइज हो जाएगा ये, तो क्या होगा t माइनस 3 और t माइनस 23 81 हो जाता है ना। इसके दो फैक्टर्स कौन से हुए, t माइनस 3 है तो t की दो वैल्यू आई, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 27। t किसको ले रखा है क्योंकि आपने t अज्यूम किया, उन्होंने थोड़ी दिया। तो 81 sin स्क्वायर एक्स किसके बराबर है 3 ना, और यहाँ पर 81 sin स्क्वायर एक्स किसके बराबर है 27। अच्छा 27, ठीक है 27, अभी तो पहले यहाँ पे समझ आया। पहले क्या किया मैंने, डायरेक्टली भाई इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बना लिया। थोड़ा इजी करने के लिए 81 sin स्क्वायर एक्स को t ले लिया, वो कंपल्सरी नहीं हो तो बस हमारी कन्वीनियंस के लिए हम वो कर रहे हैं। वापस जब फैक्टराइज कर लिया तो लास्ट में t की जगह पर वापस क्या रख लिया 81 sin स्क्वायर एक्स। आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको पहुंचना कहाँ तक है, x तक पहुंचना है। मैं अब आगे तब सोल्व कर पाऊंगा ना जब दोनों का बेस वरना तो इक्वेट कैसे करोगे। तो 81 को 3/4 लिख सकता हूँ, तो पहला टर्म क्या बना 3/4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/1 और सामने मतलब बाजू में 3/4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/3। 23 का क्यूब होगा ना, बेस में मैं तो पावर को इक्वेट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर 1 4 sin स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 4 sin स्क्वायर क्या होगा 3 और sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो sin स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर क्या होगा 1/4 और यहाँ पर sin स्क्वायर क्या होगा 3/4। आपको एक रेंज दिया हुआ है तो आपको सॉल्यूशन सिर्फ किसके बीच में चाहिए 0 से 5 मतलब कौन कौन सा पार्ट, जब यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो सामने प्लस और -1/2 का पटो रेंज के हिसाब से -1/2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट सेकंड में साइन है। यहाँ पर भी जब स्क्वायर हटाओगे तो सामने प्लस और माइनस आएगा, बट माइनस तो ले नहीं रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो sin x 1/2 फर्स्ट सेकंड में कितनी कर देगा, दो बार फर्स्ट में भी देगा और √3/2 कितनी बार, टोटल कितने सॉल्यूशन। तो मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन किया, हर क्वेश्चन देखो तो नहीं आया, बट क्या फर्क पड़ता है सर, तो वही सारी चीजें रहे, वो क्वाड्रेंट हमें पता है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, अलग अलग फंक्शन का ग्राफ बना लेना है। कोई डाउट हो कभी भी देख सकते। एक बार आप अपने नोटबुक में ये वाले दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, एक ये जिससे आपको पता चले कि रेंज से भी आप फाइंड कर सकते हो, एक ये बाकी आपको लगता है कोई लिखना जिससे तो
आप लोगों की क्लास में और एक टीचर के लिए सर इतना बड़ा चैलेंज है ना पढ़ाना, इसलिए चैलेंज है क्योंकि क्लास में इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। मतलब ऐसे भी बच्चे जिसके 30 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, जैसे 3 बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चे जिनके 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। सब आदमी पढ़ाए तो पढ़ाए क्या, उसको समझ नहीं आ रहा मुझे कि मुझे 1+2 पढ़ाना है कि मैं थोड़ा हायर लेवल पे जाना है। हाँ? या तो सारे गधे हो, हमें पता है कि भाई कितना लेवल तक पढ़ाना है, या तो सारे अच्छे हो, एटलीस्ट मीडियोकर तो हो सारे। तो प्रॉब्लम ये है कि आधे लोग ना 5 तक पहुंच रहे हैं और आधे लोग पूरा स्कोर कर रहे हैं। अभी भी आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि अगर किसी का रेंज अगर -2 से 4 के बीच में अगर उसको नोट लगाओ तो आंसर को क्या फर्क पड़ेगा? आधे लोगों को नहीं पता है, आधे के मैक्सिमम लोगों को नहीं पता अगर दोनों बीच में है तो ग्राफ का इंस्पेक्ट है और ग्राफ में मतलब दोनों का ग्राफ है
फंक्शन अगर ठीक नसती 2 cos a plus b by 2 cos b minus b by 2 फिर यहाँ पर ये cos 48 थीटा cos थीटा कितना रिवर्स का ये फिर cos एक की सब हो जाएगा और मतलब cos एक थीटा की cos में करेंगे 2 cos स्क्वायर cos मतलब cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना वो फॉर्मूला रहेगा सर मैंने इधर बहुत एक थीटा वो और एक थीटा बहुत स्क्वायर 4 थीटा मैंने वो बोला अच्छा तो cos एक थीटा की प्रोजेक्ट 2 cos स्क्वायर cos थीटा माइनस 1 होगा स्क्वायर इधर अगर ऐसा कभी हो तो वापस चेक करोगे तो भी पता चल जाएगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन रही है तो ऐसा तो बनता ही नहीं है तो देखते हैं आप लोगों का डीबीपी 1 जो इसका था उसमें कोई डाउट बाकी रह गया था वैसे तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था नहीं इसमें वो हो गया था आप लोगों का टेक्स्ट बुक डीबीपी में कोई डाउट नहीं था तो कर लिया था हमने क्लास कॉल पर सब लिखा सबने PYQ में क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया 9 वाले क्वेश्चन में द इक्वेशन e raised to sin x minus e raised to minus sin x minus 4 equal to 0 के आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है
अब मुझे बताओ कि पहला स्टेप क्या करें? मतलब कौन सा फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल, नीचे कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल। ई मतलब कौन सा ई है? एबीसीडी ई का अल्फाबेट वाला ई है या कौन सा है? यूलर या तो नेपियर कांस्टेंट। कहाँ यूज करते हैं ई को अपने? नेचुरल लोगरिथम में, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है? 2.7 कभी जरूरत पड़े। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का पहला स्टेप तो जो आप लोगों ने पहला स्टेप तो समझ आ रहा होगा। नेगेटिव पावर कहाँ जाएगा? रेसिप्रोकल में। और फिर जैसे वैसे ये मिला दिया मैंने, वैसे कुछ क्वेश्चन हो गया ना 81 फिर थोड़ा इजी करने के लिए क्या कर ले? साइन इन को ई मान लेने का क्या हो गया? अब ये -1/t-4 इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर -1 -4t इक्वल टू 0। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा अगर हो सकता है तो, पर क्या होगा ये फैक्टराइज नहीं होगा। अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर रूट्स फाइंड करना ही फॉर्मूला है ना, माइनस के बी तो माइनस बी 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो t इक्वल टू 4 प्लस माइनस √20 मतलब 2√5। 20 को क्या लिखोगे? 4 into 5 तो क्या हो जाएगा? 2√5 डिवाइड बाई 2। कॉमन निकल के कैंसिल क्या मिला? t इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5। t कौन था? तो e रेज़ टू sin x के दो आंसर आए, एक 2 प्लस √5 एक 2 माइनस √5। करेक्ट। पर मैं 100% श्योर हूं कि e रेज़ टू sin x कभी भी 2 माइनस √5 नहीं होगा। पहले क्यों नहीं होगा? जिन्होंने लॉग का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने लॉग के टाइम पर जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नहीं थे उनको तो नहीं पता होगा, ये तो आंसर नहीं दे पाएंगे, बट जो प्रेजेंट तो उनको तो आंसर पता है इसका। कौन सा फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जन्म कहाँ से हुआ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन दुनिया में आया कहाँ से? लॉग से। लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू, तो लॉग जब हटता है इसको हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू लॉग हटता तो एक पावर में चला जाता है। तो जिन्होंने लॉग के क्लासेस मिस हुए हैं जिनको इनिशियल लेवल पे, भाई वीडियो से चैनल पे उसको देखो, बिकॉज लॉग दुनिया का मतलब मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। उससे बड़ा हथियार मैथ वाले के पास है ही नहीं। जब आप कहीं पर भी अटकोगे तो आपको हमेशा हेल्प करने वाला है लॉग, तो आपको आना चाहिए। कभी मिस हुआ उसको गो थ्रू करो वीडियो, एक वीडियो होंगे, फिर जब आप अटकते हो तो मुझे बताओ। लॉग ए ऑफ एक्स वाई तो एक किसके बराबर है? लॉग का डोमेन ऑलवेज क्या होता है? लॉग किसके लिए एग्जिस्ट करता है? पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। और एक्स को हमेशा क्या होना है? यही एक्स चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो एक सेम है ना। इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि दुनिया का हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव ही आंसर देगा। फिर वो 2x हो, e⁻x हो, e⁻sin x हो, 2x² हो, कुछ भी जिसके पावर में वेरिएबल है तो कैसा फंक्शन बना? एक्सपोनेंशियल। 1000 बार बोल चुका हूँ, वापस 1001 बार बोल रहा हूँ। जिसके पावर में वेरिएबल हो, जिसके पावर में वेरिएबल मतलब ऐसा नहीं कि एक्स ही होना चाहिए, साइन एक्स, log x, कुछ भी तो एक्स के फॉर्म में।
और नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो क्या रीजन दोगे? क्योंकि लोग का डोमेन पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल का रेंज भी। तो जो लोग का डोमेन है वही एक्सपोनेंशियल का रेंज भी है, इसलिए एक्सपोनेंशियल का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। ये सबको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का आंसर ऑलवेज। और ये एक्सपोनेंशियल है और 2 माइनस रूट 5 वैल्यू नेगेटिव जाएगी, रूट 5 से बड़ा होगा ना, इसलिए वो पॉसिबल नहीं। 2 प्लस रूट 5 पॉजिटिव है, तो ये अभी तक तो पॉसिबल है। अभी तक ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ये शायद हो सकता, शायद नहीं भी हो सकता, वो चेक करते हैं। रेंज के कंसेप्ट के हिसाब से इसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, चलो पॉजिटिव है। पर ई की अप्रोक्स वैल्यू कितनी बताई आप लोगों ने? 2.71। तो ई की अप्रोक्स वैल्यू कितनी है? वो हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है? साइन एक्स में पावर और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम पावर 1 तक ही जा सकता है। तो e⁻1 तक ही जा सकता है मैक्सिमम। यस, तो e⁻1 की वैल्यू कितनी है? जिस पर कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? e⁻sin x मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ e⁻sin x कहाँ तक जा सकता है? 2.7। और जिसके साथ इक्वेट करना है वो तो कहाँ तक पहुंच गया? 4 के ऊपर चला गया। तो क्या ये और ये कभी मिल सकते हैं? नहीं, रेंज नहीं, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। नो रियल रूट्स कभी आंसर। तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ फॉर्मूला आती है तो फिर काम नहीं होगा, फिर आपको और भी कंसेप्ट के साथ साथ जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर आप लोग चेक करो क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 में वापस क्या पूछा है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है 2 थीटा। वो थीटा की जगह पर x लिख रहा हूँ बिकॉज़ अपने को x की ज्यादा आदत देखी और कुछ नहीं। किसका सॉल्यूशन पूछा है? 2x माइनस cos² प्लस 2 इक्वल टू 0। कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्रिक और एक 2x प्लस √2 फंक्शन है और एक ये कैसा फंक्शन हुआ? ये कौन सा फंक्शन हुआ? अलजेब्रिक। तो अब दो अलग अलग फंक्शन है, तो ऑप्शन क्या है मुझे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए? ग्राफ, रेंज या तो ग्राफ। अच्छा, रेंज से पहले चेक कर लेते हैं cos² x का रेंज, cos² x का रेंज, और y इक्वल टू 2x प्लस √2 लीनियर फंक्शन है तो लाइन होगा, लाइन तो माइनस इनफाइनाइट से, तो रेंज तो मैच हो रहा है, महीने के बीच में 0 to 1 है, तो फिर तो रेंज से तो नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? ग्राफ आते ही अपने को।
cos स्क्वायर एक्स, पहले cos एक्स का ग्राफ बना लेते फिर आप मुझे बताना cos स्क्वायर एक्स में क्या चीज होगी। cos एक्स किसके लिए सिमेट्रिक होता है और क्यों? y एक्स क्यों ऐसा? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एंगल से पर नहीं पड़ता। cos एक्स का आंसर और cos माइनस एक्स का आंसर तो समझे तो अपने लास्ट क्लास में। ऐसे कौन कौन से और ग्राफ होता है जो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है? ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, 5π/2 पे 0, वापस इस तरफ ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π, ये -5π चलता रहेगा कहाँ तक? ये किसका ग्राफ है? cos x। आपको किसका ग्राफ बनाना है? क्या चीज करना है? नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट इनटू सेम शेप के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर किया आपने तो नेगेटिव वैल्यू में बच जाएगा, है ना। उल्टे यूज बनते रहेंगे आपके पास। कितने बनेंगे तो उल्टे यूज? 4। कितने बनेंगे? एंड थोड़ी होता है इसका, होता है क्या एंड? तो कहाँ तक जाएगा? ओके। ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू किसके बीच में है? 0 से लेके 1 के बीच में। ऑलवेज किसके बीच में रहेगा? 0 से। तो बाजू में कौन है? मतलब कौन है? लाइन है ना। अब लाइन का ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। एक बार x को 0 रखते हैं, y का पॉइंट मिलेगा। एक बार y को 0 रखते हैं, x का पॉइंट मिलेगा। x को 0 रखा तो y कितना मिल रहा है? √2 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? 1.41 ना अप्रोक्स। तो यहाँ कहीं होगा 1 से थोड़ा बड़ा ना। तो ये पॉइंट को लिख लेता हूँ 0,√2। और वापस जो मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेट आप अप्रोक्स ग्राफ बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको नंबर लाइन बनाना है प्रॉपर, रेफरेंस की जरूरत नहीं है। ये ठीक है। अब दूसरा पॉइंट भी तो चाहिए होगा, उसके लिए किसको 0 रख लेंगे? y को। अगर y को 0 रखा तो 2x इक्वल टू -√2, तो x इज इक्वल टू -1/√2। √2/2 क्या हो जाएगा? 1/√2 ना, और वो भी निगेटिव में है। √2 की अप्रोक्स वैल्यू 1.41, तो 1/1.41 का आंसर पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब कि ये -1/√2 कहाँ होगा आप लोग के हिसाब से? -π/2 कितना होता है? -1.57। -3.14 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? तो ये जो -1/√2 उसके बीच में कहीं होगा ना, यहाँ कहीं होगा आप लोगों को, है ना। -1/√2 तो -0 समथिंग आता होगा। क्या आता होगा वो सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ग्राफ बनाने से मतलब है, राइट। तब इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको। ये कौन सा पॉइंट आया? -1/√2, 0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो ये लाइन इस cos के ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करता है? 1 पॉइंट। इसके कितने सॉल्यूशन? समझ आ गया ग्राफ को कैसे यूज करना है? एक बार उसके अंदर
39 से अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं। बिकॉज तो ये पहली बार देखो तो शायद आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को इनडायरेक्टली एक स्टेट दिया हुआ है, जो बोला है कि ऐसे स्टेट है where theta belongs to 0 to पाई बाई, तो मतलब 0 से लेके 90 के बीच में लेना है, जिसमें कंडीशन दिया हुआ है m इक्वल सिग्मा ऑफ m इक्वल टू 129 sec ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में sec ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 6 और पूरे का आंसर इक्वल टू माइनस 8 बाई। और देन आप लोगों को नीचे जो ऑप्शन दिया उसका मतलब क्या है कि आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। एस फाइंड करने को बोला है ना, एस मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसके बीच में 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच। क्लियर? ओके, पहला स्टेप सबको पता चलेगा, पहला स्टेप कुछ भी नहीं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की स्टेटमेंट करो। पहला स्टेटमेंट क्या, पहला स्टेप क्या करूंगा, तो पहला स्टेप तो सबको पता चलेगा ना, एक इंटू सेक की फॉर्मूला है आपके पास, तो किसमें कन्वर्ट करोगे, पहला स्टेप तो फिक्स किया ना, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, m पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 और सेक को 1/4 लिखा, तो कोस ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई। अब जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा उसी क्वेश्चन के बाद। जब भी आप लोगों को कोई भी चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीप्लाई है, अब उसमें 4 पॉसिबिलिटी, क्या क्या 4 पॉसिबिलिटी, दोनों कोस हो सकता है, दोनों साइन हो सकता है, एक साइन दूसरा कोस, या तो पहला कोस दूसरा साइन, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों सेम या तो दोनों अलग अलग। अगर दोनों सेम, अच्छा ये क्वेश्चन आगे तभी प्रोसीड होगा क्योंकि जब आपके पास ऊपर भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सम आ जाए जिससे मैं सिंप्लीफाई कर सकूं। अभी तो कैसे आप बोलोगे तो क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर 2 cos की फॉर्मूला लगा तो लोग पर डिनोमिनेटर में आएगा ना तो कोई फायदा ही नहीं। आपको 2 cos की फॉर्मूला का फायदा तब होता अगर वो न्यूमरेटर में होता, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाओगे तो अभी कितने टर्म है नीचे, एक टर्म तो एक ही है, टर्म तो 2 cos की फॉर्मूला लगाओगे कितने टर्म हो जाएंगे, तो ज्यादा टर्म से फायदा या कम टर्म से फायदा, तो फिर फॉर्मूला लगाने का सेंस ही नहीं है। आगे अगर ये क्वेश्चन सोल्व तभी होगा जब ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है। अब वो कैसे लाओगे, अब जो बता इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास दोनों जब सेम हो, दोनों सेम हो तो ऊपर हमें तो साइन लेके आना है। क्या लेके आना है, दोनों cos हो तो भी साइन लाओगे और दोनों sin हो तो भी साइन ही लेके आओगे। पर अगर दोनों अलग अलग हो, उसका रीजन भी अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। दोनों अगर अलग अलग हो, मतलब एक cos एक साइन, या पहला साइन दूसरा cos, ऐसे केस में ऊपर cos चाहिए, दोनों सेम हो तो ऊपर साइन, दोनों अलग अलग हो तो ऊपर cos। तो मुझे यहाँ पर साइन चाहिए, यहाँ पर मुझे साइन चाहिए क्योंकि दोनों सेम। अब जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी लेके आ सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन से डिवाइड भी कर रहा हूँ, करेक्ट। अब अकेला साइन में मुझे दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, साइन के साथ कोई एंगल भी तो चाहिए, साइन के साथ विदाउट एंगल भी ना साइन होता है, साइन के साथ कुछ भी एंगल चाहिए होगा। अब कुछ भी क्या यही एंगल चाहिए होगा, ऑब्वियसली कि बाहर का एंगल ला के क्या करूंगा, तो जो एंगल दिया वही एंगल चाहिए मुझे, ठीक है। तरीका समझ आया, दोनों सेम हो तो क्या चाहिए ऊपर साइन, क्यों ऐसा वो अभी समझ आएगा जब इसके बाद सब चेक करूंगा तो, और दोनों अलग अलग हो तो cos, राइट। अब उसके साथ एंगल, तो एंगल जो आपको दिया हुआ है वही चाहिए, राइट। अब ये जो दोनों एंगल है और जिससे मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा वो कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, वेरिएबल नहीं हो सकता। जब मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर जिसे भी मल्टीप्लाई करो एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि साइन के अंदर जो एंगल आएगा उसमें m नहीं होना चाहिए, m वेरिएबल है ना, इसका चेंज हो रहा है,
एम चेंज हो रहा होगा, एम कहां से चालू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, तो साइन के एंगल में एम नहीं चाहिए। अगर एम आ गया तो फिर आप डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिससे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे कैसा टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए। तो मुझे साइन के साथ का एंगल तो चाहिए, पर उस एंगल में क्या नहीं होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए। और एंगल कौन सा चाहिए, यही एंगल चाहिए। तो आपको बस जब ये डिसाइड करना है इन दोनों एंगल के बीच में मुझे प्लस करना है कि माइनस। आपको एंगल यही चाहिए, आपको एंगल यही चाहिए, ये आपको ढूंढना नहीं जाना होता है, वो क्वेश्चन में दिया होता है कि एंगल क्या चाहिए। बस आपको ये डिसाइड करना होता है कि दोनों एंगल के बीच में मुझे प्लस करना है कि मुझे माइनस करना है, बस ये डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करूंगा, अभी मैंने बता दिया। क्या कट होना चाहिए, एम का टर्म नहीं बचना चाहिए। अगर एम का टर्म नहीं बचना चाहिए तो बीच में क्या करना, माइनस है ना, वो डिसाइड करोगे तो वेरिएबल को कटना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस एम 5/6 होता है तो मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ जिसको कट हो जाए। ठीक है, क्या क्या कट हो रहा है, मुझे तो एम 5/6 को कट करवाना था, बट लकीली थीटा भी कट हो गया, तो अंदर क्या बचा, माइनस साइन 5/6 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो साइन 5/6 से मैं डिवाइड भी करूंगा, हो जाए। तो इसमें m क्यों नहीं किया, क्योंकि m तो अगर हम लोग मतलब एक वैल्यू रखनी है तो कितनी वैल्यू आएगी, 10 वैल्यू आएगी, 9 वैल्यू आएगी, 1 से लेके 9। तो फिर आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर उससे डिवाइड कर रहे हो उसमें m हुआ तो वो भी अंदर ही आएगा। तो नीचे ऑलरेडी 2 टर्म थे और एक टर्म आएगा नीचे, तो जिस टर्म से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड किया, अगर यहाँ पर m का टर्म होता तो इसको आप सिग्मा में बाहर नहीं रख सकते, तो फिर सिग्मा के अंदर ही रखना पड़ता है आपको, क्योंकि उसमें भी तो m है। तो फिर नीचे ऑलरेडी कितने टर्म है, 2, मतलब ऐसे एक पड़े, ऐसे तो फोर से 2 टर्म और एक साइन वाला भी टर्म आता, कितने हो जाते हैं नीचे 3। और ऐसा समझ लो ना कि नीचे मतलब वेरिएबल नहीं बचना, जब वेरिएबल बचेगा तो और कॉम्प्लिकेटेड करेगा, सिंपल नहीं बनाएगा, और हम सिंपल करने की ट्राई करें। तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंट रहना है, इसलिए आपके पास जो भी वेरिएबल हो वो कट होना चाहिए। अब उसका फायदा आपको दिखेगा, ये एक एंगल है, ये एक एंगल। अभी थोड़ा इजी करने के लिए लेट थीटा प्लस m 5/6 इक्वल टू a एंड थीटा प्लस m 5/6 माइनस 5/6 इक्वल टू b। वो थोड़ा इजी करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है उसका। तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई cos b इंटू cos से इसको b लिया, इसको a लिया, ऊपर किसकी फॉर्मूला है, और यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई, जैसे 2 साइन 30 की वैल्यू और 2 ऊपर से। अब ऊपर कौन सी फॉर्मूला, साइन a cos b माइनस cos a डिवाइड बाई cos b। अब मैं अलग अलग कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर 2 टर्म है, नीचे एक ही टर्म है, सेपरेट हो सकता है। अगर सेपरेट करोगे cos b कैंसल, sin a बाई cos a, tan a, और यहाँ पर cos a कैंसल, तो समझ आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ मैंने साइन क्यों लिया, जैसा अगर मैं cos लेता हूँ तो cos ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला लगाते हैं, cos ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला क्या होती है, cos b प्लस, और जब आप सेपरेट करते हो तो क्या होता है, एक बार दोनों कट हो जाते हैं, एक बार दोनों कट जाते हैं, तो वापस कोई फायदा नहीं। इसीलिए आपको ऊपर लेना वैसा ही टर्म है कि जब आप सेपरेट होते हैं एक एक टर्म कट होना चाहिए और एक एक टर्म बचना चाहिए। इसीलिए जब दोनों सेम हो तो ऊपर क्या लेना है, साइन, दोनों अलग अलग हो तो ऊपर क्या लेना है, cos। उससे क्या होगा, जब आप सेपरेट करोगे तो एक एक टर्म कट होगा, एक एक टर्म बचेगा। अब ये हो गया, राइट। इसके बाद ठीक है साहब, जब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का उसमें होता है ऐसा, ये जब आप लोग ये सिग्मा हटाओगे ना तो सारे टर्म कट हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा। एक बार चेक करवा देता हूँ, वापस ए और बी की वैल्यू जब हमने अज्यूम किया तो मैंने वापस कर दिया। एम कहां से चालू हो रहा है,
m को जब आप 1 रखो तो पहला ही टर्म m थीटा प्लस पाई बाई 6 माइनस tan ऑफ, यहाँ पर भी m को 1 रखोगे तो क्या बचेगा सिर्फ थीटा ना। फिर m को 2 रखते हैं, m को 2 रखूंगा तो थीटा प्लस 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3, ठीक है 2 पाई बाई 6। और यहाँ पर 2 रखा तो थीटा प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तब देखो फर्स्ट टर्म कट भी हो गया, प्लस tan थीटा प्लस पाई बाई 6 माइनस tan थीटा प्लस पाई बाई 6 कट हुआ। अब 3 रखो, 2 रखा ना, अब 3 रखिए क्या होगा tan ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 6 और यहाँ पर tan ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 2 पाई बाई 6। सब देखो तो ये कट हो गया, सब कट हो जाएगा, सिर्फ 2 बचे। कौन सा? ये किसी के साथ कट नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटा टर्म है। और कौन सा टर्म कट नहीं होगा? सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा टर्म कौन होगा? वैसे वही टर्म लिख रहा हूँ तो सबसे बड़ा होगा, वैसे समझ आ ही होगा कौन सा बड़ा टर्म होगा। जब 9 रखूंगा तब थीटा प्लस 9 पाई बाई, यही बचेगा। ये वाला जो माइनस में होगा वो कट हो गया होगा। यहाँ पर 9 पाई बाई थीटा को 9 रखोगे तो क्या होगा tan ऑफ थीटा प्लस 8 पाई बाई 6। और ये आगे वाला एक टर्म होगा ना, इसके साथ अब देख रहे हो सेकंड टर्म सबसे से कट हो रहा है, तो कौन से 2 टर्म बचेंगे? द ग्रेटेस्ट वन एंड द लोएस्ट वन। ग्रेटेस्ट वन कौन सा होगा? जब 9 इसमें रखा होगा तब, करेक्ट। और ऐसा हर क्वेश्चन में होना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हर एक में ऐसा ही होगा कि सारे टर्म कट होंगे। अगर आपका नहीं हुआ कट तो आपकी मिस्टेक है, वो होगा ही होगा। 2 ही टर्म बचेंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन था? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर tan ऑफ थीटा प्लस 9 पाई बाई 6 मतलब 3 पाई बाई 2 ये बचा, और यहाँ पर माइनस tan थीटा बचा, और आगे 2 मल्टीप्लाई में कौन सा 2? ये वाला। और इसका आंसर ऑलरेडी कितना दिया हुआ? इक्वल टू -8 बाई। लास्ट में जब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो मैं सिर्फ यहाँ 3 पाई बाई 2 मतलब कितना डिग्री? 270, 19 to 3 तो 270 है तो 10 का क्वाड्रेंट। 270 में कुछ ऐड किया, 4th क्वाड्रेंट में 10, तो ये -4 थीटा हो गया। -4 थीटा माइनस tan थीटा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, वो माइनस बाहर आएगा, वो माइनस में माइनस के साथ कैंसिल कर देता हूँ, और ये 2 भी कैंसिल कर लेता हूँ। 4/3। अब कोट को क्या लिखोगे? 4/9। क्या लिखूंगा? 10 को क्या लिखूंगा? एलसीएम लूंगा तो square थीटा प्लस sin square थीटा 1/cos थीटा into sin थीटा। किसकी फॉर्मूला में आता है? sin 2 थीटा बाई 2, तो 2/sin 2 थीटा इक्वल टू ये 2 कट, रेसिप्रोकल में sin 2 थीटा है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लूंगा तो sin 2 थीटा इक्वल टू 2. लास्ट में वैल्यू तक पहुंच गया, वैल्यू तक ही तो पहुंचना था। अब थीटा की रेंज क्या थी? 0 से आपका एंगल कितना है? 2 थीटा। तो यहाँ पर एंगल कितना? 2 थीटा। आपको रेंज कितना दिया हुआ है? तो थीटा अगर 0 से π/2 के बीच में है तो 2 थीटा क्या होगा? 0 से लेकर पाई। तो आप कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो और कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हो? तो मुझे बताओ साइन कब √3/2 होता है? पहली बार 60, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कब होता है? 180। सेकंड में जाने के लिए 180 - 60 करोगे। ये किसकी वैल्यू है?
तो थीटा की वैल्यू कितनी है? ये दो सॉल्यूशन आ गया आपके इस क्वेश्चन के, एक 30 और एक 60। अब देखते हैं तो ऑप्शन में क्या क्या। पहला ऑप्शन है भाई जिसका आंसर π/12 मतलब 15 डिग्री गलत हो गया। दूसरा आंसर है 2π/3 120 डिग्री, वो भी गलत हो गया। तीसरा आंसर है सिग्मा ऑफ थीटा बिलोंग्स टू s ऑफ थीटा इक्वल टू π/, इसका क्या मतलब हुआ? जितने आपके सॉल्यूशन है उसका सिग्मा मतलब टोटल ना, और टोटल कितना होना चाहिए? π/2, वो हो रहा है 30 + 60 90, तो 30 से करेगा। आया समझ में? तो ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे, इसके प्रोसीजर जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लो कि भाई दोनों जब सेम होगा तो ऊपर साइन चाहिए, दोनों अलग अलग होगा तो ऊपर कॉस चाहिए, और ऊपर वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। तो उन दोनों एंगल के बीच में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, उसके बेस पर डिसाइड करना। और होना क्या है, लास्ट में जाके सारे टर्म कट होंगे, फिर कौन से टर्म बचेंगे? सबसे छोटा टर्म से। ये आप लोगों का PYQ वाला जो असाइनमेंट है, PYQ के अंदर दोनों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज भी मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी मिलेगा। तो मुझे जो थोड़े लगे थे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। PYQ के फर्स्ट 35 क्वेश्चन, ये नहीं बोलना सारे आएंगे आप लोग को, तो ट्राई करो। जो नहीं बचते क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक बात, जिन बच्चों के अभी आज तो मेरा मार्क्स मिली है सब लोगों के, जिनके भी 20 से कम है, जिनके भी 20 से कम है, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, जिनके 20 से कम है, वो लोग अब आप लोग को रोज मॉर्निंग उठोगे ना जब भी, तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लेगा। रोज कोई ना कोई, रोज नहीं तो एटलीस्ट 3-4 दिन में आप लोग का प्रैक्टिस सेशन लगेंगे आपके रेगुलर क्लास के पहले। जो नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन अपने लग रहे हैं थर्सडे सैटरडे, वो सब तो लगते ही रहेंगे, उसको छोड़ के मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा हूँ, राइट। तो कल आप लोगों का मैथ्स का प्रैक्टिस क्लास है, किन किन को आना है? बाकी किसी को आना है तो आ सकते हैं, बट जिनको कंपल्सरी आना ही आना है, किसको? जिनके 20 से नीचे, इसके ऊपर वाले आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनके 20 से नीचे हो तब दिखनी चाहिए मुझे यहाँ, राइट। कितने बजे आप लोग आओगे? 2 बजे। तो क्लास 3:15 होगा ना फिर केमिस्ट्री है, आप लोग 2 बजे यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो आप लोग चेक करते रहना रोज का, सुबह उठ के एक बार चेक कर लेने का। अच्छा हमने कोई प्रैक्टिस क्लास तो नहीं रखा है मैथ्स का, जिसको कोई भी प्रैक्टिस क्लास हो सकता है, क्लियर? क्योंकि जिनके अब अगर अभी भी जिनके 20 से नीचे आए, उसका मतलब कि अभी भी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वो घर पे तुम कर नहीं रहो, तो ये बिठा के करवाना पड़ेगा। तो स्पून फीडिंग वाली बात चालू हो गई है, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो 11 बच्चों को क्या स्पून फीडिंग, मतलब वो भी करवाना पड़ेगा। और ये जो मैं PYQ की बात कर रहा हूँ, वो भी तब करना जब आपका लेवल 1 में सॉरी DPP जब अच्छे से हो गया, तब आप लोग PYQ में जाओ। जैसे मैंने आपका DPP क्लास में डिस्कस कर लिया। आज जो भी क्वेश्चन थे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन थे या तो ग्राफ के क्वेश्चन थे, इसके ऊपर कुछ नहीं आता, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक सब लेके आएंगे कल जब आएंगे तो प्रैक्टिस की टेक्स्ट बुक पर मॉडल दोनों। उसके बाद